हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com। तो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो आर यू ऑलरेडी विद योर नोटबुक एंड पेन? अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। अब यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो सारे ऑड पार्ट्स यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ मैं आपके लिए करूंगी सॉल्व, सेकंड एंड फोर्थ आप करना प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट एंड पावर्स की प्रॉपर्टी याद दिला देती हूँ, क्योंकि इसका हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं यूज। क्या है वो प्रॉपर्टी कि जब हमारे बेसिस सेम होते हैं, ठीक है, और पावर्स को हम जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमारी पावर्स जो हैं वो हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारी पावर्स हो जाती हैं डिवीजन में सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला प्रॉपर्टी जो है एक्सपोनेंट एंड पावर्स की हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने इसको आपको रिकॉल करा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट बहुत ही ईजी है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 28x to the power 4 अपॉन 56x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब कोई पावर नहीं है तो क्या पावर शून्य होती है? 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो आप जैसे अपना नॉर्मल सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं, ये यहाँ पर 28 है, ठीक है, 28 एंड डाउन है हमारा 56। अब आप सबको पता है कि 28 और 56 इसको तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल नंबर का डिवीजन करते हैं, कैंसिल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो हमारा डिवाइड हो जाएगा ये 7 4 ज़ा 28 एंड 7 8 ज़ा 56। अब ये भी हो जाएगा हमारा फर्दर 4 1 ज़ा एंड 4 2 ज़ा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए, ये तो हमने सिंपल अपना कर लिया सिंप्लीफाई, तो ये तो आ गया हमारा 1/2। और ये देखिए आप डिवीजन में है तो एक बेसिस सेम है तो पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 4 - 1 यानी कि इसका आंसर आएगा x³ अपॉन 2, या फिर आप लिख सकते हो 1/2 x³। दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। अब देखिए बच्चों थर्ड वन, तो थर्ड वन में भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 66p² r³। सबसे पहले तो मैं इसको लिख रही हूँ फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन क्या है? अनदर फॉर्म ऑफ डिवीजन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 11q r²। ठीक है, यानी 6p² r³ डिवाइडेड बाई 11q r²। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो फटाफट हमने अपना नॉर्मल जैसे कैंसिलेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, वो कर लिया। तो ये देखिए 11 6 ज़ा 66। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो ये तो नंबर वाला तो सॉल्व हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए p है नहीं तो p एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे इसकी पावर क्या हो गई? 1 हो गई। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा q² 2 - 1, और ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा r³ - 2। ठीक है, r³ - 2 यानी कि r सेम थे तो पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो गई डिवीजन में। अब देखिए ये क्या आ गया? ये आ गया 6p² इसका आंसर हो गया 6p QR। ये देखिए 2 - 1 1 हो गया, तो ये देखिए चाहे आप 1 लगाएं ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता। ऐसे यहाँ पर 3 - 2 1 हो गया, तो ये देखिए 6p QR हो गया इसका आंसर। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए बच्चों हमारा फिफ्थ वन, तो फिफ्थ वन में हमारे क्या है 12, जो टॉप में है वो टॉप में लिखेंगे, यानी जो फर्स्ट है वही हमारा टॉप में आएगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ। ये देखिए a⁸ b⁸ डिवाइडेड बाई -6 a⁸
एंड बी टू द पावर 4। तो अब यहाँ पर हमारा इंटीजर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्या है हमारा इंटीजर का कॉन्सेप्ट कि भाई प्लस डिवाइडेड बाई माइनस हमारा होता है माइनस, तो माइनस का 6 2 ज़ा 12 हो गया ये, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये ए टू द पावर 8 टॉप में ये था और माइनस वाला जो हमारे डाउन होता है उसी की पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो डाउन वाला 6 था वो सब्ट्रैक्ट हो गया। सिमिलरली बी में भी हमारा 8 माइनस 4 हो गया, तो ये आ गया हमारा -2 a स्क्वायर b4। इसका आंसर हो गया -2 a स्क्वायर b टू द पावर 4, ठीक है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, इवन पार्ट सेकंड एंड फोर्थ आप करना प्रैक्टिस। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या कहा जा रहा है, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल्स बाय द गिवन मोनोमियल्स, ठीक है। अब इसमें भी आपके 5 पार्ट्स दिए गए हैं, सारे ऑड पार्ट्स को मैं करती हूँ आपके लिए सॉल्व, इवन पार्ट आप करना प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन में हमारा देखिए सबसे पहले तो मैं इसको लिख लूँगी फ्रैक्शन फॉर्म में, मुझे उसमें ही ईजी लगता है। तो देखिए 5x स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 3x, ठीक है। अब देखिए इन जब मैं ऊपर वाले इस एक्सप्रेशन को देख रही हूँ, ये हमारा कैसा है बाइनोमियल, इसमें है 2 टर्म्स, ठीक है। इसको जब सॉल्व करने की बात आएगी तो क्या इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं x, क्योंकि x जो है वो दोनों में ही प्रेजेंट है। तो x ले लिया तो अंदर हमारा क्या बचा 5x माइनस 6 अपॉन 3x, ठीक है। अब ये x और ये x कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ गया हमारा 5x माइनस 6 अपॉन 3, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 5x माइनस 6 अपॉन 3। अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये है हमारा 8x क्यूब y स्क्वायर, बहुत ध्यान से लिखना है, z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब, ठीक है। अपॉन में हमारा है 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। हमने अपने जो मेरी डिवीजन फॉर्म दी गई थी उसको लिख लिया फ्रैक्शन फॉर्म में, इसमें मुझे थोड़ा सा इजी लगता है सॉल्व करना, ठीक है। अब देखिए 4 से फर्स्ट ऑफ ऑल 8 कट गया क्योंकि ये आउटसाइड द ब्रैकेट है, ठीक है। अगर ये इनमें से किसी टर्म के साथ एसोसिएटेड हो रहा तो हम बिल्कुल भी इसको टच नहीं करते, क्योंकि आउटसाइड द ब्रैकेट है। तो ये तो आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या आपको कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ से हम ले सकते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर को कॉमन, तो चलिए ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 को रखा जो हमने सिंप्लीफाई किया, और बाहर हमने ले लिया कॉमन x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। तो इनसाइड हमारा x स्क्वायर चला गया, y स्क्वायर z स्क्वायर गया, तो x क्यूब से बचा हमारा केवल x, ठीक है। इसमें से हमारा x स्क्वायर चला गया, y स्क्वायर चला गया, तो बचा केवल हमारा y, और z स्क्वायर भी चला गया। अब इसमें से देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर चला गया और z क्यूब है लेकिन z स्क्वायर चला गया है, तो यहाँ पे बचा z, और अपॉन में हमारा था x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। आंसर में आया हमारा 2x प्लस y प्लस z। तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि भाई कॉमन लेते समय आपको ऐसा टर्म या ऐसी वैल्यू लेनी है जो हमारे तीनों टर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है। तीन जितना भी हमारा मोनोमियल बाइनोमियल जो भी है उसमें वो आता हो हर टर्म के साथ, ठीक है। तो यही था इसका आंसर 2x प्लस वाई प्लस z। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, यानी कि फिफ्थ पार्ट पर। चलो बच्चों अब करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट को। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे क्या है, p क्यूब q6 माइनस p6 q क्यूब अपॉन p क्यूब q क्यूब,
ठीक है, ये दिया गया है हमें। ठीक है, यही मैंने जो आपको डिवीजन फॉर्म में लिखा था मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। आप देखिए फटाफट आप यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं। आप यहाँ पे ले सकते हैं पी क्यूब एंड क्यू क्यूब को कॉमन, क्योंकि देखिए पी क्यूब को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा केवल क्यू टू द पावर 3, पी क्यूब क्यू क्यूब दोनों जाएगा। ठीक है, और देखिए पी क्यूब गया तो पी क्यूब चला गया, और क्यू क्यूब से यहाँ पे बचा केवल क्यू टू द पावर 3। सिमिलरली यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचेगा पी टू द पावर 3 और क्यू चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए वही करते हैं। तो हम लेते हैं कॉमन पी क्यूब क्यू क्यूब, और इनसाइड हमारा बचा इसमें से पी क्यूब चला गया और इसमें से क्यू क्यूब चला गया तो 3 बचे। 6 में से 3 गए तो 3 ही बचे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे माइनस यहाँ दे देखिए पी क्यूब से पी टू द पावर 6 से पी क्यूब चला गया तो यहाँ पे बचा हमारा पी क्यूब और क्यू क्यूब तो पूरा का पूरा चला गया अपॉन हमारा ये पी क्यूब की एंड क्यू क्यूब चल ही रहा है। तो इससे ये कैंसिल हो गया और इसका आंसर आ गया क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब। इसका आंसर आ गया क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब। बहुत ही आसान था। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। ठीक है, हमें ये सारे के सारे डिविजन्स को आंसर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमें कितने पार्ट्स दिए गए हैं, 5 पार्ट्स दिए गए हैं। तो मैं सारे के सारे आपके लिए करती हूँ और पार्ट सॉल्व, इवन पार्ट आप करना प्रैक्टिस, यानी कि 2nd and 4th आप करेंगे प्रैक्टिस, 1st, 3rd and 5th मैं करके आपको दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इन द डिवीजन फ्रैक्शन फॉर्म 10x माइनस 25 अपॉन 5। ठीक है, यही लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो हमारा डिविडेंड है वो टॉप है और जो हमारा डिवाइजर है वो हमारा डाउन वैल्यू। अब देखिए इसमें आप जब टॉप की वैल्यू को देखेंगे तो आप इन दोनों में से 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो 5 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 5 2 ज़ा 10 2x, और ये देखिए 5 5 ज़ा 25। यानी कि क्या मतलब होता है कॉमन लेने का, वो नंबर या वो वेरिएबल हमें कॉमन लेना होता है जिससे कि हमारे अंदर वाले जो बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है जो भी है उसका ईच टर्म डिवाइड हो जाए। तो देखिए 5 था जिससे ये दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे थे, इसलिए मैंने 5 को कॉमन लिया। ठीक है, अपॉन 5 है ही, तो ये 5 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2x माइनस 5। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं थर्ड पार्ट को। तो बच्चों थर्ड पार्ट में भी मैं इसको सबसे पहले लिख लेती हूँ फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा 10y इनसाइड ब्रैकेट 6y प्लस 21 अपॉन 5 इनसाइड ब्रैकेट 2y प्लस 7। अब देखिए सबसे पहले तो मैंने इससे इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि ये किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ एसोसिएटेड नहीं था। तो 5 2 ज़ा 10। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको जो लेफ्ट आउट है उसको लिख लेते हैं 2y। अब देखिए 6y प्लस 21, ऐसा कौन सा नंबर है जो हम ले लें कॉमन जिससे ये इसके दोनों टर्म डिवाइड हो जाए। तो बिल्कुल सही कहा आपने, 3 से हमारा 6 भी हो जाएगा एंड हमारा 21 भी डिवाइड हो जाएगा। और y क्यों नहीं लिया, क्योंकि y इसके साथ है, इसके साथ है ही नहीं। तो ऐसा लेना है जो दोनों में ही अच्छे से डिवाइड कर सके। ठीक है, तो 2y, अब 3 कॉमन लिया तो इनसाइड क्या बचा, 3 2 ज़ा 6 यानी कि 2y और प्लस 3 7 ज़ा 21, 2y इंटू कर देते हैं। ठीक है, अपॉन में हमारा क्या था 2y प्लस 7। तो देखिए 2y प्लस 7, 2y प्लस 7 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, डाउन में कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है हमारे पास 2y इंटू 3, जो कॉमन लिया था 3 वही वाला। तो इसका आंसर आ गया 6y। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि 5th पार्ट को। अब बच्चों 5th पार्ट में आप देखिए 96 ABC इनसाइड ब्रैकेट 3a माइनस 12 एंड 5b माइनस 30। अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जो हमें ये एक्सप्रेशन डिवीजन फॉर्म में दिया गया है जो सम, इसको लिख रही हूँ फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ अपॉन में आ गया 144 a माइनस 4 b माइनस 6।
ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से कि देखिए यहाँ पर ये दोनों तो हम कैंसिल कर सकते हैं किससे, 12 से, क्योंकि 12 8 ज़ा हमारा होता है 96 एंड 12 12 ज़ा 144, ये सब आ जाता है प्रैक्टिस से। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा हमारा 4 से, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, यानी कि हमारी कांस्टेंट वैल्यू में आ गया 2/3। आप देखिए ए बी सी एज इट इज रहने दीजिए, टॉप की बात कर रहे हैं। अब आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पे हम ले लेंगे 3 को कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो भी 3 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखिए 3 को कॉमन लिया, यहाँ ये इनटू में इसके साथ। ठीक है, तो ये इनसाइड आ गया हमारा a माइनस 3 1 3 वहाँ से चला गया, और 3 4 12, a-4। सिमिलरली इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल सही कहा 5 कॉमन ले लेंगे, तो जब 5 को कॉमन लिया तो बचा हमारा इनसाइड b-6, और डाउन में हमारा चल ही रहा था a-4 एंड b-6। ठीक है, कुछ नहीं किया है, कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास 2 इन 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 इंटू 5 एंड ABC, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 ABC। तो इसको जब पूरा सॉल्व किया तो इसका आंसर आएगा 10 ABC। तो था ना कितना आसान क्वेश्चन, बस आपको ध्यान रखना है कि कॉमन कैसा लें। ठीक है, कॉमन लेते टाइम आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है और देख लेना है कि जो आप कॉमन ले रहे हैं उससे जो आपके अंदर के टर्म्स हैं वो सारे के सारे डिविजिबल हैं या नहीं है, तभी आप ले सकते हैं उसको कॉमन। ठीक है, और इसका फाइनल आंसर आ गया 10 ABC। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, डिवाइड एज डायरेक्टेड। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। तो मैं आपके लिए करती हूँ सारे ऑड पार्ट्स, यानी कि फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ को सॉल्व, सेकंड एंड फोर्थ आप करना प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट वन। तो देखिए 5 2x प्लस 1 3x प्लस 5 हमको डिवाइड करना है 2x प्लस 1 से। बहुत ही इजी है भाई, ये पूरा का पूरा जो है बाइनोमियल इससे यहाँ पर कैंसिल हो गया, और क्या बचा हमारे पास 5 3x प्लस 5। ठीक है, इसका आंसर हो गया यही। अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। अब थर्ड पार्ट में देखिए ये हमें डिवीजन में दिया गया, इसको फटाफट लिख लेते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। तो लिखते हैं तो देखिए बच्चों, हमने लिख लिया अपने थर्ड पार्ट का जो हमें दिया गया था डिवीजन फॉर्म इन द फ्रैक्शन फॉर्म। अब यहाँ लिखते ही मुझे आइडिया लग गया कि 52 से 104 डिविजिबल हो जाएगा एंड 52 2 जा जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ये पी क्यू, ये पी, ये क्यू, क्योंकि ये सब मल्टीप्लीकेशन में ये भी कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा क्यू प्लस आर, तो क्यू प्लस आर एंड क्यू प्लस आर कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास, देखिए ऊपर बचा हमारे पास आर, पी प्लस क्यू एंड आर प्लस पी, यही बचा आफ्टर कैंसिलेशन एवरीथिंग, है ना। और डाउन में हमारे पास बचा अपॉन 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 आर पी प्लस क्यू एंड आर प्लस पी। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलो बच्चों अब करते हैं अपने थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में मैं ये दिया गया है डिवीजन फॉर्म, इसको लिख लेते हैं हम अपने फ्रैक्शन फॉर्म में, क्योंकि वो हो जाता है थोड़ा इजी सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा 52
पी क्यू आर, इनसाइड द ब्रैकेट है पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी अपॉन 104 पी क्यू, क्यू प्लस आर एंड आर प्लस पी। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको लिख रही थी मुझे आइडिया लग गया था कि 52 104 को डिवाइड कर देगा। कैसे कर देगा? 52 1 ज़ा 52 एंड 52 2 ज़ा 104। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये सारे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा आएगा Q प्लस आर, तो Q प्लस आर और Q प्लस आर यहाँ से कैंसिल हो गया, R प्लस P यहाँ से कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा? हमारा बचा टॉप में बचा 1, तो 1 R, या फिर 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, एंड P प्लस Q, एंड डाउन में हमारा बचा केवल 2, तो 1/2 R P प्लस Q, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं R P प्लस Q अपॉन 2। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका होगा आंसर ये। अब करते हैं अपने 5th पार्ट को। तो देखिए बच्चों, 5th पार्ट में हमारा बहुत ही आसान है, इसको लिख लेते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में फटाफट। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो देखिए x प्लस 1 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, और हमारे पास बचा x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो इसका आंसर हो गया x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे पार्ट्स आपको हो गए होंगे अच्छे से क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड, यानी हमें पहले फैक्टर करना है फिर हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी हमें दिए गए हैं बहुत सारे पार्ट्स, तो सारे ऑड पार्ट्स यानी कि 1st, 3rd, 5th एंड 7th मैं करूँगी आपके लिए सॉल्व, और इवन पार्ट आप करना खुद से प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट वन। तो सबसे पहले देखिए, जब आप इसको देखेंगे तो ये हमारा फैक्टर, इसके हम कर सकते हैं फैक्टर। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने y² प्लस 7y प्लस 10 के फैक्टर्स। तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, y² प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड y प्लस 10 डिवाइडेड बाई y प्लस 5। अब स्टेप 1 में हम डिवाइड करें, इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं स्टेप 1 फैक्टराइजिंग y² प्लस 7y प्लस 10। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, बहुत ही आसान है। हम यहाँ पर, अब आपने इस तरह के फैक्टर्स पढ़ भी लिए हैं, क्या है, हमें इस नंबर को कुछ इस तरह से इसके 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसको ऐड करने पर हमें 7 मिले। ये साइन बताता है कि हमें अपने फैक्टर्स ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट। अगर यहाँ पे प्लस है तो ऐड करने हैं, और अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो माइनस करने हैं। ठीक है, यानी कि हमें अपने इस 10 को ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनके ऐड करने पर हमें 7 मिले। तो भाई वो क्या है, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 कैन बी रिटन एज 5 into 2। ठीक है, एंड 5 प्लस 2 विल बी 7। ठीक है, तो लिख लेते हैं फटाफट, y² प्लस 5 प्लस 2, 7 की जगह क्या हो गया, 5 प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, y प्लस 10। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा y², 5y प्लस का 5y, प्लस है तो साइन कुछ बदलेगा नहीं, एज इट इज़ रहेगा। तो प्लस अगर ब्रैकेट के अंदर गया तो सारे साइन एज इट इज़ रहेंगे। तो प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10।
ठीक है। अब y को कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारा y प्लस 5। यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है जो दोनों प्रेजेंट है y, तो y प्लस 5। ठीक है, यहाँ से आपने 2 को लिया तो अंदर देखिए 2 चला गया तो y बचा और 2 5 ज़ा 10 यानी कि y प्लस 5। तो ये हो गया y प्लस 5 एंड y प्लस 2। फैक्टर्स हमें मिल गए। ठीक है, फैक्टर्स हमको मिल गए। अब हम लोग फैक्टर्स को लिख लेंगे। क्या आया था हमारा फर्दर क्वेश्चन, इसकी जगह अब हम लिख देंगे नाउ डिवाइडिंग, लिख देंगे नाउ डिवाइडिंग। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 की जगह आ जाएगा y प्लस 5 एंड y प्लस 2। एंड अपॉन में हमारा क्या था y प्लस 5। देखिए y प्लस 5 y प्लस 5 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर बचा y प्लस 2 यानी कि हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया y प्लस 2। तो क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो बच्चों अब कर रहे हैं अपने थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में इस तरह से दिया गया, हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं इसको 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20। अब हमें यहाँ पर भी इसको पहले फैक्टराइज करना होगा जो हमें टॉप में वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं स्टेप 1 फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए 5p स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पर 20, यहाँ पर आप 20 के फैक्टर ऐसे कभी नहीं कर सकते हैं जो आपको अपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करने ऐड करने पर 25 मिले। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम 5 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि आप देखिए ईच टर्म जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो जब कॉमन लिया तो इनसाइड बचा p स्क्वायर माइनस 5 5 ज़ा 25 5p प्लस 4। ठीक है, 5 को हमने कॉमन ले लिया और डाउन में हमारे चल ही रहा था p माइनस 1। तो ये भी कर सकते हैं हम लोग, ये सब आपको प्रैक्टिस से आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके हमें फैक्टर्स करने हैं तो बहुत ही आसान है। 4 के ऐसे फैक्टर्स करो जो ऐड करने पे हमें 5 मिले। 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो वही कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं 5 इनसाइड में ब्रैकेट में हमारे चल रहा है, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये 4 प्लस 1 p प्लस 4। ठीक है, ये कर लिया। अब तो बहुत ही आसान है, हम अपने ब्रैकेट को ओपन करना है। तो 5 इनसाइड ब्रैकेट हमारा है p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 1p या p प्लस 4। ठीक है, अब ये आ जाएगा 5, यहाँ से p को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 4। ठीक है, और यहाँ से भी हम ले लेंगे -1 को कॉमन। तो माइनस को कॉमन लिया तो अंदर की जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा p माइनस 4। अब देखिए ये आ गया हमारा 5 और यहाँ पर 2 फैक्टर्स हमें मिल गए p माइनस 1 एंड p माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। साइन वगैरह स्पेशली अगर आपका माइनस आप कॉमन ले रहे हैं तो अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, अगर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे। ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अब देखिए ये आ गया, अब इसको इसकी जगह पे लिख देंगे इसको। ठीक है, तो नाउ डिवीज़न। ठीक है, तो डिवीज़न में हमने क्या किया, इसकी जगह देखिए ये 5 और ये यहाँ पे p माइनस 1 एंड p माइनस 4
एंड अपॉन में हमारा आ गया p-1। अब देखिए p-1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 5p-4। तो इसका आंसर हो गया 5p-4। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट को। चलिए बच्चों, अब करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट को। तो फिफ्थ पार्ट में हमारा क्या दिया, इसको हम लिख लेते हैं अपने सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में। तो देखिए ये हो जाएगा 5p³ p² माइनस q² एंड डिवाइडेड बाई 2p p+q। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में वो तो यहाँ पर ही सिंप्लीफाई हो जाएंगे, यानी ये p यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ये p² माइनस q² तो देखते समझ में आ रहा है कि भाई ये हमारा a² माइनस b², और ये क्या होता है a प्लस b a माइनस b। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक है, तो ये देखिए 5q और यहाँ पर ये हो जाएगा p+q एंड p-q अपॉन में हमारा है 2p+q। ठीक है, p हमारा कैंसिल हो गया था, तो ये p+q कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा हमारा 5q p-q अपॉन 2। तो इसका आंसर हो गया 5q p-q अपॉन 2। चलो बच्चों, अब करते हैं अपने सेवेंथ पार्ट को सॉल्व। तो सेवेंथ पार्ट में आप देखिए इसको कुछ लिख लेते हैं इस तरह से 39y³ 50y² माइनस 98। ठीक है, ये इसको अभी नहीं कुछ कर रहे हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप ही लेंगे। तो इसको मैंने अभी एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, अपॉन 26y² 5y+7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि 13 की टेबल से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहले यही कर देते हैं 13 3 एंड 13 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा, इसकी जगह पे एक ही एक स्टेप से कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया ये 3y³ 50y² माइनस 98 अपॉन यहाँ पर ये 2 एज इट इज रहा। और ये देखिए y² और y³ यहाँ पे ये डिवीजन में है y³ एंड y²। तो भाई हमारे बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो y² मैंने नहीं लिखा, उसकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया और 5y+7 एज इट इज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये y² को मैं ऊपर ले गई, यानी कि इसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अब क्या आ गया? अब आ गया हमारा 3y 3 - 2 1 हो गया। ठीक है, तो 3y⁴ विल बी y। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको इसको बनाना है a² माइनस b² की फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 को कॉमन। क्या ले रही हूँ? 2 को कॉमन। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि 2 से दोनों ही डिविजिबल हैं, क्योंकि ये हैं एक इवन नंबर दोनों ही। ठीक है, तो देखिए जब 2 से 50 को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 25 और ये y² एज इट इज, और यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोगों का 49 जब आपने 2 से ईच को डिवाइड किया। ऐसी वैल्यू को हमें कॉमन लेना होता है जिससे कि हमारे जो अंदर के टर्म्स हैं वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब देखिए डाउन में हमारा क्या है, ये देखिए ये इनटू में है, अपॉन 2 था 5y+7 5y+7। ठीक है, ठीक है, आप देखिए ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा हमारा 3y। ठीक है, अब ये देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 5y² माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में हमारा 5y+7 चल ही रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा ये 3y तो एज इट इज, और ये देखिए 5y+7
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 5y प्लस 7 एंड 5y माइनस 7 एंड अपॉन में हमारा है 5y प्लस 7। तो ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है, कैंसिल हो गए। अब क्या बचा हमारा 3y 5y माइनस 7, तो इसका आंसर हो गया 3y 5y माइनस 7। तो मैंने कर दिया आपके लिए सारे के सारे ऑड पार्ट्स सॉल्व, इवन पार्ट्स आप करना प्रैक्टिस। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन, यानी कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उनको आप करना प्रैक्टिस। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सॉल्व किए आपने मेरे साथ साथ अच्छे से समझे होंगे एंड सॉल्व किए होंगे। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।